नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये एमटीएस प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको रोजाना ही मिल जाती है, तो जिनको भी एसएससी एमटीएस की एग्जाम देनी है एक एक वीडियो देखे होंगे आशा करता हूँ, और इस वीडियो को भी देखेंगे बड़ी बारीकी के साथ, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये न सिर्फ आपको एमटीएस में फ़ायदा पहुँचाएगी, आप भविष्य में जो भी एग्जाम देंगे, है ना, भगवान न करे कि आप जल्द से जल्द निपटा लो, जल्द से जल्द कहीं सेटल हो जाओ, लेकिन जब तक आप एग्जाम दोगे तब तक जो है आपको ये फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा। ऐसा ही हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सीजीएल के ऊपर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो नहीं आई 2 दिनों से, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2 दिन से जो है बुक्स एंड ऑथर्स के वीडियो बनाने में जो है काफ़ी बिजी था, और आपको मैं कल प्रोवाइड करा दिया बुक के ऊपर वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोग देखे होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो अपना घाटा कर रहे हैं, तो बुक वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। मैंने अपने चैनल पे कुछ ऐसे टॉपिक का वीडियो बना के रख दिए हैं कि अगर एक बार आप देख लो तो सारे एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है जी। जैसे बुक्स है, आर्टिकल है, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, जो नृत्य वगैरह होते हैं, लोक नृत्य वगैरह, तो ये 5-6 टॉपिक तो फिक्स ही है, और सभी का वीडियो पड़ी हुई है ना। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं इन सभी वीडियो के लिए, आप चैनल पेज पे जाइए, थोड़ा बैक साइड जाइए, 1 आध महीना पीछे, आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ शुरू करते हैं ये क्लास, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, ITCZ भौगोलिक शब्द में सी का क्या तात्पर्य है। देखिए, ये ज्योग्राफिकल टर्म है ITCZ। इसमें जो सी का फुल फॉर्म होता है ये होता है कन्वर्जेंस। क्या होता है? कन्वर्जेंस। अब इन सभी चारों वर्ड की अगर मैं फुल फॉर्म की बात कर लूं लेटर की, तो ये क्या होती है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, कभी भी पूछा जा सकता है। ये सीजीएल मेंस में आए हुए प्रश्न है 2021 के अंदर, है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी हिंदी में बात करेंगे तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है ना। इसके अलावा ये क्या होता है, ये तो हो गई भाई फुल फॉर्म की बात, है ना, ये तो हम कहीं से भी सीख लेंगे। लेकिन ये क्या होता है सर? तो ये क्या होता है भाई? ये भूमध्य रेखा यानी जो इक्वेटर होता है, ये मान लीजिए ये इक्वेटर है ना। इक्वेटर का मतलब पृथ्वी को 2 भागों में जो है डिवाइड करने वाली जो रेखा होती है उसे भू माने पृथ्वी, मध्य मतलब मिडिल, है ना, यानी पृथ्वी को मध्य से बांटने वाली जो रेखा है वही है भूमध्य रेखा। इसे अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। इसके आसपास का एक वृत्ताकार क्षेत्र है ना, जो इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति के लिए जिम्मेवार है। अब किस किस चीज में ये जो है अपना रोल अदा करता है, ये कहाँ है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये फिगर को देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी मैंने क्या बोला भाई? ITCZ, ये लाल वाली जो पोर्शन है ये ITCZ है। इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये जो है ये वाला, ये नीला वाला से जो मैं पेन से घेर रहा हूं, तो ये बीच वाला जो एरिया है ये ITCZ है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल मोड में दिख रहा है, लेकिन ये है क्या? वृत्ताकार, इस प्रकार का है, सर्कल जैसा है। क्योंकि आप जानते हैं हमारा पृथ्वी भी सर्कल जैसा है। अगर इसका एक पार्ट आप काटोगे तो भी सर्कल जैसे छल्ला निकलेगा, तो ये भी पोर्शन सर्कल जैसा ही है। तो इसे वृत्ताकार कहने का भूल ना करें, है ना। ये सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि 2D इमेज है ये, है ना। तो ये ITCZ क्षेत्र है। अब क्या होता है कि इधर से आगे आपका उत्तरी गोलार्ध, इधर से आगे आपका दक्षिणी गोलार्ध, तो इन दोनों की जो पवनें हैं, जो हवाएं हैं, ये यहाँ पे टकराती है ना, और तेज कर्कश के साथ साथ बहुत सारे मौसमी परिवर्तन कर देती है। जैसे चक्रवात वगैरह आने में भी ये अपना अहम रोल निभाते हैं। अब इतने इंपॉर्टेंट है तभी तो एग्जाम में आते हैं, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। तो ये चक्रवात कराने में मदद करता है। ये कहाँ पर स्थित होता है भाई? ITCZ, तो ये होता है भाई इक्वेटर के पास स्थित, है ना, यानी भूमध्य रेखा के पास जो है आपका स्थित होता है। इसकी शेप कैसा है? सर्किलाकार है, वृत्ताकार है, बलय के जैसा है। ये क्या क्या चीज में रोल निभाता है? तो चक्रवात लाने में रोल निभाता है, या फिर ये कहे कि भाई आपको किस जोन में, है ना, किस जोन में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का व्यापारिक पवनें एक दूसरे से टकराती है, तो बताइएगा ITCZ में टकराती है। इतनी बात ध्यान रहेगी दोस्तों। अच्छा, एक चीज और यहां से समझिए। मान लीजिए यही आपका पृथ्वी है जो गोलाकार अंडा जैसे दिख रहा है, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये नॉर्थ है। आप जानते हैं ये दिशा का ज्ञान तो है ही। तो ये नॉर्थ है 23.5 डिग्री, तो इसे कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ये साउथ है 23.5 डिग्री, है ना, तो इसे कहते हैं मकर रेखा। ये बात ध्यान रखेंगे। और बीच वाले को कहते हैं इक्वेटर।
इक्वेटर कहते हैं, जो आधा आधा में बांटते हैं, है ना, लेकिन इसको रेखा से कोई लेना देना नहीं है। ये इक्वेटर है, आधा आधा में बांटने वाली लाइन है। इस पे कई सारे देश है, जैसे इक्वाडोर है, मालदीव है ना, ये सब देश जो है इस पे स्थित है इक्वेटर पे। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये दोनों चीज मैंने क्यों बताया भाई, कर्क रेखा मकर रेखा, इसलिए बताया कि कर्क रेखा जो है ये भारत से गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बंधु, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस प्रकार से ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरने का काम करती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, मकर रेखा। अगर आपसे कोई कहे कि जो सन है ये कहां से कहां तक चक्कर लगाने का काम करता है, तो देखिए ये सन जो है ये कर्क रेखा से मकर रेखा, और फिर मकर रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, 24 घंटे में एक बार जाता है और एक बार आता है। तो अगर आपसे कहे कि भाई सूर्य जो है कहां से कहां तक अपनी गति करती है, तो आप बताइएगा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो है सूर्य चक्कर मतलब चलने का काम करता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। भारत किस गोलार्ध में है भाई, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत क्या यहां से यहां नीचे के साइड है, नहीं, यहां से इस ऊपर के साइड में है। और भारत कहां पे है, तो यहां पे है भारत, यहां पे है भारत, है ना, यहां पे है भारत, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इतनी बात है ना। चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा जो SEZ होता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ये भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। देखिए जनरल हो गया चलाक, तो हो सकता है कि 2020 का ना पूछ के आपको 2016 का पूछे, 2012 का पूछे दादा, है ना। तो आपके तरफ से, अब मेरे तरफ से आप तैयार रहिए, कमर कस के रहिए, है ना। 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था, सबसे पहले कहां पे हुआ था, ये ब्राजील के अंदर हुआ था। कहां पे, ये ब्राजील के अंदर हुआ था, रियो डी जेनेरो, है ना। यहाँ पे भारत को सिर्फ 2 ही पदक मिला था दादा, है ना। ये 2 पदक कौन कौन से थे, तो एक तो आपका कांस्य था यानी ब्रॉन्ज था, और एक आपका जो है सिल्वर मिला था, है ना। तो एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज के साथ जो है भारत को संतोष करना पड़ा था। यहाँ पे मात्र 2 ही पदक मिले थे 2016 रियो ओलंपिक के अंदर। अब ये 2 पदक कौन कौन जीते भाई, बहुत कम आंकड़ा है, तो दोनों का नाम भी याद रखे, है ना। तो एक तो आपका साक्षी मलिक, ये पहलवान है, और दूसरा जो है आपका PV सिंधु, है ना। PV सिंधु और साक्षी मलिक, जिसमें PV सिंधु जो है ये आपका रजत अर्जेंटम यानी सिल्वर जीती थी, और साक्षी मलिक जो है ये ब्रॉन्ज जीती थी, जो पहली बार जीती थी। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है, दोनों बात 2016 से। अब आ जाते हैं आगे, देखिए अभी पहलवान लोग का जो है आंदोलन भी चल रहा है दिल्ली के अंदर, ये आप भी समझते ही होंगे, है ना। इसे ये न्यूज में बनी हुई चर्चा का विषय बना है इस समय, है ना। 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक स्टेप और पीछे चलते हैं, 4 साल और पीछे। इस ओलंपिक में भारत को 6 पदक प्राप्त हुआ था, जिसमें 4 कांस्य थे और 2 रजत थे, ठीक है। अभी 2012 वाला कहां पे हुआ था ओलंपिक, तो ये लंदन के अंदर हुआ था, लंदन के अंदर हुआ था, और ये 30वां ओलंपिक था, 30वां। तो 2016 में हुआ होगा 31वां, और 2020 में हुआ होगा 32वां, और आगामी जो 33वें ओलंपिक होंगे 2024 के अंदर, ये आपका होगा पेरिस में। तो इसको क्रम भी जरूर ध्यान रखें, है ना। क्रम से भी कई बार मैंने क्वेश्चन आते देखा है और बच्चे को गलती करते देखा है, यहां तक कि जब मैं एग्जाम देता था मैं भी एक बार गलती किया हूं इस क्वेश्चन को क्रम में, ठीक है। तो क्रम जरूर ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा ओलंपिक में भारत को जो सबसे पहले गोल्ड कब मिला था दादा, तो 1928 में मिला था एम्स्टर्डम ओलंपिक में। और किस खेल के अंदर, तो हॉकी के अंदर, है ना। एक एक बात बारीकी से सुनेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में कराया गया था, इसमें भारत को 7 पदक मिले थे, है ना। तो हमारा जो है क्या क्या मिले थे, 7 में 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मिला था। तो गोल्ड जीतकर जो है नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर इतिहास रचा था, है ना। तो ये सब ओलंपिक के बारे में, 2-3 गो ओलंपिक में कितने पदक हमें मिले और कौन कौन सा पदक मिला, ये सब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया। और आगामी ओलंपिक कहां पर होगी, ओलंपिक का क्रम कौन सा है। ओलंपिक की शुरुआत की बात करें तो 1896 में ग्रीक के एथेंस से हुआ था, और 1900 में जो ओलंपिक हुआ था यानी सेकेंड ओलंपिक, वो पेरिस में हुआ था, और यहीं से भारत भाग लेना स्टार्ट कर रहा है। तो ये सब बात जो है ओलंपिक के रिगार्ड में आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई थी। देखिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जुलाई 2019 में करा गया था। कब करा गया था, जुलाई 2019 में कराया गया था, है ना। इसके साल साल पे जो अलग अलग पहल आते हैं, जिसमें एक लेटेस्ट पहल है कैच द रेन, है ना। वर्षा की जल को संरक्षण करने की कार्यक्रम जो है इन्होंने ही चलाया था। तो कैच द रेन कार्यक्रम कौन सी मंत्रालय
मंत्रालय चलाता है तो जल शक्ति मंत्रालय मतलब किस पहल के थ्रू चलाते हैं, तो जल शक्ति अभियान के थ्रू। तो इतना बात आपको जरूर ध्यान रखना है। 2019 में इसकी स्टार्टिंग हुआ था। अगर आपको कहे कि इंडिया में हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बता देना है गोवा। गोवा जो है ये हर घर जल वाला पहला राज्य बना है। इसके अलावा जो हर घर जल वाला प्रथम जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर जो है ये हर घर जल वाला प्रथम जिला है, जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसके पार्ट जो है महाराष्ट्र को भी टच करता है, यानी ये सीमीय जिला है, मतलब सीमा वाला जिला है। वैसे तो खंडवा है, लेकिन इसके भी कुछ पार्ट है जो महाराष्ट्र वगैरह तक जो है आ जाते हैं। बुरहानपुर का ये मध्य प्रदेश में है बेसिकली। तो ये जो है जिला है कि हर घर जल वाला पहला जिला है इंडिया के अंदर, और हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा है। जल शक्ति अभियान की शुरुआत 2019 में हुई। किस मंत्रालय के थ्रू हुई, तो जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इसके मंत्री हैं, तो ये बात भी ध्यान रखें। गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके हो गए। और एक इसी से नाम मिलता जुलता है भैया, गिरिराज सिंह, है ना, गिरिराज सिंह, ये भी सिंह है। तो ये जो है ग्रामीण मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी जो पंचायत वगैरह होते हैं इनके मंत्री है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है, ये तो आप भी जानते हैं। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है कि अलीनगर की संधि पर अंग्रेज के साथ किसने हस्ताक्षर किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अलीनगर के संधि पे अंग्रेज के साथ किसने हस्ताक्षर किया था। तो भैया अलीनगर के संधि होती है ना, ये आपका पलासी के युद्ध के आसपास की घटना है। 1757 की बात है ये, है ना। तो इसमें कौन कौन संधि करते हैं, ये संधि करते हैं अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। उस समय का हीरो यही हुआ करता था अंग्रेज के तरफ से, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। और इधर बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के जो है बीच में एक संधि होती है जिसकी नाम होती है अलीनगर की संधि, है ना। अलीगढ़ दूसरा है, अलीनगर दूसरा है। अलीगढ़ यूपी में है ना। इलाहाबाद की संधि की बात करेंगे तो 1765 ईस्वी में होती है। इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव, है ना, और शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह थे, है ना। तो इनके बीच में जो है संधि हुआ था। और 1765 की जो इलाहाबाद की संधि होती है, ये बक्सर युद्ध जो आपका 64 में हुआ था, 1764 में, इसमें असफलता या विफलता के कारण इस प्रकार की संधि करी गई थी, जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी जो है अंग्रेजों को दिया गया था, है ना। इसके अलावा एक पुरंदर की संधि होती है, ये 1665 ईस्वी में होती है। जय सिंह, है ना, राजपूत शासक जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में ये पुरंदर की संधि होती है। तो ये तीनों ही संधि आपको ध्यान रखना है। बात बाकी मैंने सालाबाई की संधि, है ना, वसीन की संधि, ये सब मैं आपको बता रखा हूं, है ना। इससे ज्यादा क्या ही कहें। अच्छा, बक्सर के युद्ध और पलासी के युद्ध की बात आ गई है, तो इस पे जरूर ध्यान रखें कि जो बक्सर की युद्ध हुआ था दादा, इसमें जो है अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो भाग लिए थे। और जो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से हीरो था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला जो प्रश्न है कि घरेलू परिपथ में जो आप मतलब होम में जो सर्किट यूज करते हैं घर में, है ना, तो उसमें जो फ्यूज होती है उसकी रेटिंग जो है, रेटिंग ये किसके आधार पे तय किया गया होता है या किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये जो भाई घरेलू फ्यूज होता है, मतलब फ्यूज क्या होता है, देखिए फ्यूज क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका एक पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पे ये पॉजिटिव वायर है, ये पॉजिटिव सप्लाई। मान लीजिए एसी वोल्टेज है, तो इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव क्वांटिटी नहीं होता। एसी में तो आप भी जानते हैं कोई भी वायर किधर भी लगा दो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डीसी में क्या होती है, पोलैरिटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डीसी में दो वायर है, तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है ना। तो इसमें पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उल्टा लगा दोगे तो ब्रस्टो हो जाएगा, है ना। तो ये डीसी सप्लाई की बात हो गई। लेकिन घर की जो परिपथ चलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें चलता है भैया, तो एसी में चलता है। घर की परिपथ, घरेलू परिपथ जो है एसी में चलता है, अल्टरनेटिव करंट के अंदर जो है संचालित होता है ना। तो इसमें कोई भी वायर आप कहीं भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है एसी के अंदर। फिलहाल मैं एक चीज बता रहा हूं कि ये फ्यूज का काम क्या है। तो फ्यूज का काम क्या है कि ये जो आता है, जैसे मान लीजिए यहां तक आपका सप्लाई आया और ये सप्लाई आगे बढ़ने के लिए बीच में एक गैप बना दिया गया, ऐसे गैप बना दिया गया, है ना। अब इस गैप में एक फ्यूज जो है ना आपने ऐसे इंसर्ट कर दिया। अब ये फ्यूज जब तक चल रहा है तब तक ये सप्लाई आगे पास हो रही है। फ्यूज जैसे ही ब्रेक हुआ आपका सप्लाई रुक गया। तो भाई ये लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो ये जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि हमारे घरेलू परिपथ में, चाहे कोई भी परिपथ, कोई भी सर्किट हो, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। और जब हैवी करंट फ्लो होने लगती है परिपथ के अंदर, तो इक्विपमेंट को जलने या फिर खराब होने की जो है संभावना बनी रहती है। तो ये फ्यूज क्या करता है,
खुद को ब्रेक कर लेता है, खुद को ब्रेक कर लेता है और आगे की सप्लाई को कट कर देता है। भाई ब्रेक हो गया, कंटिन्यूटी डिस्कनेक्ट हो गया तो आगे सप्लाई नहीं जाएंगे, इक्विपमेंट बच जाएंगे और इससे इधर वाले तक ही इफेक्ट रहेगा, है ना। तो इसीलिए फ्यूज जो है शुरुआत में भी लगाया जाता है और अंत में भी लगाया जाता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखें जो बड़े बड़े इक्विपमेंट वगैरह हैं, है ना। तो ये मैं तो सिर्फ ये फ्यूज क्या है ये बता रहा था। तो फ्यूज की जो रेटिंग होती है ना, ये करंट विद्युत धारा के अनुसार जो है नोटेड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो सीसा और टीन के बना होते हैं, SN और प्लस PV के बना होता है। सीसा और टीन के लेड और, है ना, टीन के बने होते हैं आपका क्या फ्यूज का तार, है ना, ये जो है बने होते हैं। किसी भी फ्यूज का गलनांक जो है कैसी होनी चाहिए, गलनांक मतलब भैया जो है मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से अंग्रेजी में, है ना। ये जो है ये कैसा होना चाहिए, हाँ मेल्ट गलनांक सही है। तो ये जो है गलनांक हमेशा लो होना चाहिए, है ना, निम्न होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए गलनांक, तभी तो करंट जैसे ही ज्यादा है तो ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर गलनांक ही बहुत ज्यादा है तो हैवी करंट भी तो क्या फर्क पड़ता है। मैं बोलता हूं भैया अगर आप टंगस्टन का फ्यूज बना दो तो आप 3500 डिग्री टेम्परेचर तक भी तो नहीं गलती है ना, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसे लो गलनांक वाले चीज से जो है फ्यूज को बनाया जाता है जो शीशा और टीन के बने होते हैं। अब फ्यूज क्या होती है, क्यों लगाया जाता है ये तो आप समझ गए, किस चीज की बनी होती है ये भी समझ गए, इसका बेसिक रोल क्या है ये भी समझ गए, है ना। इसके अलावा अब आ जाते हैं कि ये जो करंट की बात हुआ यहाँ पर, तो करंट से कई दफा क्वेश्चन आया है कि इसे किस चीज से मापते हैं। तो इसको मापने वाला जो मीटर है इसका नाम है अमीटर। और इसको किस में मापते हैं, इसका मात्रक क्या है, इकाई क्या है, तो इसको मापते हैं हम एम्पियर में। और एम्पियर की साइन क्या होती है भैया, तो ए होता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि ये जो अमीटर है ये सर्किट में आप किस क्रम में लगाते हो भैया, पैरेलल लगाते हो कि सीरीज में लगाते हो। बहुत सारे बच्चे को ये पैरेलल सीरीज जो है सप्लाई की बात समझ में नहीं आती होगी, मैं जान रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, आपके घर में एक बोर्ड होता है इस प्रकार की जी, है ना, यहाँ पे 5 छेद होते हैं जो है ना शुरुआती में इस प्रकार से। तो ये तो कोई किसी काम की नहीं, हमारा वोल्टेज मेजर में ये काम नहीं आता है, लेकिन ये है ये बड़ा काम का, ये जलाने से बचाता है हमारे सर्किट को, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 मीटर लेते हैं, जब वायरमैन आता है तो इन दोनों में लगाता है। ये कैसी आकार में है भाई, तो ये जो है पैरेलल है, इसे बोलते हैं पैरेलल, है ना, ये पैरेलल है ना। तो वोल्टेज हम पैरेलल में लेते हैं। अगर करंट हमको लेना हो तो सीरीज में लेना पड़ेगा। सीरीज मतलब, है ना, एक मतलब इक्विपमेंट को इस बीच से गुजारना पड़ेगा। यहाँ पे फिगर नहीं है, नहीं तो मैं समझा देता हूँ और ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल वोल्ट जानिए कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज वाला हम बाद में किसी दिन समझा देंगे, ठीक है। इसके अलावा परिपथ में ये तो मैं बता ही दिया कि जब हैवी करंट फ्लो होता है तो इक्विपमेंट को सेफ्टी पहुंचाता है, खुद को ब्रेक हुए, ये फ्यूज का काम है। तो आप यहाँ पे कितना चीज सीखे भैया, फ्यूज क्या होती है, किसकी बनी होती है, क्यों लगाया जाता है, किस चीज से रेटिंग होती है, और जो करंट है उसको किस में मापते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है ना, ये किस क्रम में लगाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा अगला है हमारा कि भाई मकर बिलक्कू नामक त्योहार जो है ये केरल के किस महीने में मनाया जाता है। देखिए इस वाले जो MTS का एग्जाम है खास करके, इसमें एक तो नववर्ष वाली त्योहार आपको खूब पूछा जा रहा है, और एक आपका मकर संक्रांति के समय जो त्योहार मनाया जाता है 14 या 15 जनवरी को, ये वाली त्योहार की भिन्न जो स्टेट है वहां पे अलग अलग नाम होती है। तो यहाँ दोनों से क्वेश्चन काफी आ रही है त्योहार के रिगार्ड में, ठीक है। तो जो मकर बिलक्कू है ये केरला के अंदर मनाया जाने वाला त्योहार है, और ये मकर संक्रांति के समय ही मनाई जाती है। इसका मतलब ये जनवरी में ही मनाई जाती होगी, है ना। तो सही बात है जी, जनवरी में मनाई जाती है, राइट। यह मकर संक्रांति के समय मनाए जाने वाली त्योहारों में से है जो केरला के अंदर मनाई जाती है। आपके सामने ये नक्शा है जो इंडिया के विभिन्न पार्ट में मकर संक्रांति के समय मनाए जाने वाली त्योहारों को अलग अलग नाम से दर्शाता है। जैसे आपका हैप्पी बिहू, हैप्पी बिहू कहाँ पे होता है भैया, ये असम के अंदर होती है। बिहू के कितने फॉर्म है भैया, तो 3 बिहू होते हैं। एक आपका जनवरी के समय जो बिहू होता है ना, इसके अलावा एक आपका जो है अप्रैल के समय बिहू होता है, और एक आपका अक्टूबर वगैरह के समय में बिहू होता है। बिहू आपका 3 प्रकार का होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो हो गई बिहू असम के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये पोंगल है। पोंगल कहाँ पे होती है, तमिलनाडु के अंदर होती है। पोंगल के बारे में मैंने क्या बताया भैया, ये 4 दिनों तक मनाई जाती है। पोंगल में किस देवी देवता की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है। ओवरऑल मकर संक्रांति जो उत्तर भारत के बहुत सारे इलाके में सेम नाम से जाने जाते हैं,
महाराष्ट्र में भी इसे मकर संक्रांति ही कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो गुड़ी पाड़वा मत मार देना। महाराष्ट्र के नव वर्ष का नाम गुड़ी पाड़वा है, मकर संक्रांति के समय मनाए जाने वाली त्योहार का नाम गुड़ी पाड़वा नहीं है, समझ गए। तो ये मकर संक्रांति में भी किस भगवान की पूजा होती है भैया, तो भगवान सूर्य की पूजा होती है। छठ पूजा में भी भगवान सूर्य की पूजा होती है। तो ये सब आपका जो है कुछ बताया मैंने। यहाँ पे मकर बिलक्कू, ये केरला का, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये केरल को इंगित करता है। इसमें किसकी पूजा होती है, तो इसमें सूर्य मारने की गलती ना करना ना। तो इसमें कौन से भगवान की पूजा होती है बताइए, तो इसमें होता है आपका सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा होती है ना। इसमें क्या होती है भाई, भगवान अयप्पा देव की पूजा होती है, अयप्पा है ना, अयप्पा देव की पूजा होती है। कौन से त्योहार में, मकर बिलक्कू में, जो कहाँ पे होती है, केरला के अंदर होती है। और ये कितने दिनों तक चलती है, तो ये 7 दिवसीय त्योहार है, यानी 7 दिनों तक चलती है। बहुत ही अच्छा, मैंने आपको बताया था भाई कि ओणम कितने दिन तक चलती है, 10 दिनों तक चलती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। छठ पूजा कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। पोंगल कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। हॉर्नबिल कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। मेदराम जात्रा त्योहार कितने दिनों तक, 4 दिनों तक, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखना है आपको, है ना, तभी तो काम बनेगी, है ना। अगला जो है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेता एमिल जेनिंग्स है। कौन है, एमिल जेनिंग्स। ये सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले अभिनेता हैं। ऑस्कर तो सभी जानते हैं भाई किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्वोच्च पुरस्कार है। जिस प्रकार से संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्वोच्च अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है। दोनों में समझ गए, एक संगीत में है और ये सिनेमा में है। भारतीय स्तर पे बात करेंगे कि सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड जो है ये कौन सा है, तो ये आपका दादा साहब फाल्के जो है अवार्ड है। सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई, 1969 में हुई थी, है ना। और जो ऑस्कर है इसकी शुरुआत कब हुई, 1929 में हुई थी। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये सबसे पहले किसे मिला था, देविका रानी को मिला था, ठीक है। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। और लेटेस्ट वाला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेंगे ये आशा पारेख को दिए जाने की बात करी गई है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए, दादा साहब एक तो फाल्के पुरस्कार होता है और एक दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव होता है। तो इंटरनेशनल कहने का मतलब ये नहीं है कि जो है विदेश का है, नहीं, अपना ही है। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव नाम दिया गया है। तो इसमें जो पिछले बार का जो हीरो हीरोइन में चुना गया था बनिया, ये आपका आलिया भट्ट, उनके पति जो है कौन है, रणबीर कपूर, इन दोनों को चुना गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा देखिए, ऑस्कर पुरस्कार की जिस साल शुरू होती है ना, उसी साल जो है लता मंगेशकर का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति जो है बड़ा बैलेंस करके चलता है। देखिए, लता मंगेशकर अपने आप में क्या था ये तो आप भी जानते हैं, है ना। तो उसी साल जन्म हुए थे इनका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जब होती है 1969 में, तो इस समय जो है इंडिया में इसरो की भी स्थापना होती है ना। 1969 में मानव चांद पर भी जाता है नील आर्मस्ट्रांग, है ना। 1969 में और क्या होता है भाई, 1969 में और क्या होता है, सुएज नहर बन के तैयार होता है ना। और क्या होता है भाई 1969 में, और कुछ होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना। देखिए, आप रिलेट करके बहुत सारे चीज पढ़ सकते हैं जी, बहुत सारे चीज, बहुत दिन तक याद रखता है, ड्यूरेबल रह जाता है ना। हाल में ही भारतीय संगीत नाटू नाटू जो RRR का गाना है इसको मिला है आपको जी ऑस्कर, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के लिए प्रथम ऑस्कर जीतने वाला कौन है, भानु अथैया। किस चीज के लिए मिला था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। कॉस्ट्यूम तो समझते हैं ना, पहनावा पोशाक, है ना। इसके डिजाइनिंग के लिए जो है भानु अथैया को मिला था आपका पहली बार ऑस्कर। इसके अलावा भारत में प्रथम ग्रैमी अवार्ड के विजेता कौन है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्या प्ले करते थे, सितार प्ले करते थे। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था, 1999 में मिला था, है ना। इसके अलावा प्रथम नोबेल विजेता कौन है भारत के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, जिसे गुरुदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुदेव। और ये गुरुदेव की उपाधि कौन दिए थे, MK गांधी दिए थे। MK गांधी को राष्ट्रपिता नहीं, गुरु महात्मा MK गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो एक को रविंद्रनाथ टैगोर साहब को गुरुदेव की उपाधि दिए और रविंद्रनाथ टैगोर साहब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए। जो राष्ट्रपिता मैं कह रहा था अभी, ये राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को। तो मैं कहीं से कहीं चला जाता हूँ, जो है आपको सिर्फ सीखना है, सीखने से
मतलब है दोस्तों कुछ भी ज्ञान आना चाहिए और काम का आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान आ गए और वो काम ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे कोई काम का नहीं है। जो ज्ञान लो वो काम का लो, वो एग्जाम में देखने को मिले, वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, है ना, ऐसा चीज है ना। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चला गया था कहाँ पे, है ना, अच्छा, नोबेल पुरस्कार जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को मिले, कब मिले, 1913 में मिले। कौन से किताब के लिए मिले, गीतांजलि के लिए मिले, गीतांजलि राइट के लिए, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रथम रैमन मैगसेसे पुरस्कार के विजेता कौन है, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े रहे, भूदान आंदोलन से। कौन से आंदोलन, भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। आचार्य विनोबा भावे को जो रैमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है, इसे और क्या कहा जाता है, एशियाई नोबेल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा ये कौन से देश के सरकार देते हैं रैमन मैगसेसे पुरस्कार, तो आप कहोगे जी फिलीपींस के सरकार देते हैं, है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। देखिए नरेंद्र मोदी साहब का नाम भी नोबेल पुरस्कार की लिस्ट में जा रहा है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था। भाई पुर्तगालियों ने गोवा पे 1510 ईस्वी में कब्जा जमा लिया और आजादी के बाद भी गोवा स्वतंत्र ना हो पाया। गोवा को कब स्वतंत्रता मिली, तो ये मिली आपका 1961 में, हमने रिलीज करवाया। किससे, पुर्तगालियों से ही। यानी सबसे पहले कौन सा राज्य किसी विदेशी चंगुल में गया, तो गोवा। और सबसे बाद में कौन आया, तो भी गोवा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गोवा को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्य का दर्जा मिला, जो इंडिया में वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है। गोवा सभी तटीय राज्यों में भी सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है, ध्यान रखेंगे। अब कुछ बच्चे तटीय राज्य ही नहीं जान रहे हैं, तो ये देखिए, ये जो तटीय राज्य होते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक, है ना। तो इसमें कौन कौन से, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। इतने हमारे पास तटीय राज्य है जी। कितने हो गए, 3 2 5 2 7 1 8 ही हो गया। एक गोवा भी होगा, तो गुजरात छूट गया, तो 9 हो जाएगा। 9 है तटीय राज्य हमारे पास, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, कर्नाटक छूट गया था, कर्नाटक। तो 9 है हमारे पास तटीय राज्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तरंग मेल त्योहार जो है, सिमगो फेस्टिवल जो है, ये गोवा का प्रमुख आकर्षण केंद्र है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। गोवा जो है अपने सुंदर बीचेस के लिए जाने जाते हैं। बीचेस मतलब भूत नहीं भैया, जो समुद्र के किनारे बीच होते हैं वो वाला, है ना। इसके अलावा 2023 में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये भारत के नई दिल्ली में हुए थे। भारत को कुल कितने गोल्ड मिले यहाँ पर, तो भारत को 4 गोल्ड मिले। अब ये 4 गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, तो नीतू घनघस है। कौन है, नीतू घनघस है। स्वीटी बुरा है। इसके अलावा कौन है, लवलीना बोरगोहन है। लवलीना ये असम के हैं, बोरगोहन है। और आपका निखत जरीन, ये चारों ने एक एक गोल्ड अपने अपने नाम करा, है ना, इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ध्यान रहेगी। इसके अलावा 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। फाइनल मैच कौन जीता, जर्मनी जीता था, यानी जर्मनी विजेता है। 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, अमेरिका के अंदर हुआ था, है ना। इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक मिला, तो रजत पदक मिला। कौन जीता था भैया, नीरज बाबा, है ना, यानी नीरज चोपड़ा। 2022 शतरंज 24वें ओलंपियाड कहाँ पे हुआ, चेन्नई के अंदर हुआ है। कौन विजेता रहा है, उज्बेकिस्तान जो है यहाँ पे विजेता रहा है ओलंपियाड 44वें में, है ना, जो चेन्नई के अंदर कराया गया। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है, कतर के अंदर हुआ है। विजेता कौन रहा था दादा, अर्जेंटीना रहा था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ है दादा, इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ है। यहाँ पे 1 नंबर रैंक किसने प्राप्त किया था, ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। भारत को 4था रैंक मिला था, है ना। तो ये सब जो है, भारत को कितने पदक मिले थे कॉमनवेल्थ गेम में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 61 पदक मिले थे, जिसमें से 22 16 23 है। 22 गोल्ड है, 16 जो है रजत है और 23 जो है ब्रांज है ना। चलते हैं आगे। मजा आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना भाई, है ना। एक प्रश्न है हमारा, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित कौन सा पास है। देखिए नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित जो पास है, पास मींस दर्रा से है, तो ये हमारा पलक्कर पास है। कौन सा है,
पलक्कर पास है ना। नीलगिरी पहाड़ी जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, ये तो अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी में एक जनजाति पाया जाता है जिसे टोडा जनजाति कहा जाता है। इसकी मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और भैंस इसके प्रिय देवता होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नामलाई की चोटी है या अनायमुदी की चोटी है, जो ये आपका केरल राज्य में स्थित है और केरल की भी ये सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसके अलावा पालघाट दर्रा ये तमिलनाडु से केरल को जोड़ती है। देखिए घाट वाला में 3 पूछा जाता है आपका, एक पालघाट, थाल घाट और भोर घाट। तो ये भोर घाट जो है ये मुंबई से पुणे को जोड़ते हैं, पुणे, और ये थाल घाट जो है ये मुंबई से नासिक को जोड़ने का काम करता है, और ये पाल घाट जो है ये तमिलनाडु से केरल को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा अटल सुरंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अटल सुरंग। इसका पहला नाम जो है रोहतांग दर्रा हुआ करता था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। बाद बाकी नाथुला जलेपला ये सिक्किम में स्थित है ना। इसके अलावा माना नीलिमा, एक ही बार लिख लो एक ही साथ, है ना, नीलिमा, है ना, नीलिमा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, नीति, लिपुलेखा, माना। ये तीनों दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। एक बात मैं हमेशा बताऊंगा, एक एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा पास। तो एलिफेंटा पास दोस्तों ये श्रीलंका के अंदर स्थित है ना, और एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, है ना। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? भैया बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे 1106 लिखा है। ये हमारा जो है एक पुस्तक है जो ऑथेंटिक है काफी। तो 1106 है यहाँ पे। तो 1106 बिहार की जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार की हो गई, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 व्यक्ति है ना। इसके अलावा जनगणना से आपको फर्टिलिटी रेट याद रखना है तो 2.2 है। दशकीय वृद्धि याद रखना है तो वृद्धि जो है 17.64 है। टोटल लिटरेसी रेट आपको याद रखना है तो 74.04 है। टोटल सेक्स रेशियो आपका याद रखना है ना। सेक्स रेशियो याद रखना है, जनसंख्या घनत्व याद, सेक्स रेशियो 943 है, जनसंख्या घनत्व 382 है ओवरऑल, है ना। सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या या फिर जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। सबसे अधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का है। तो ये सब बात ध्यान रखना है। पीडोलॉजी में किसकी अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करा जाता है? तो ये आपका सोइल का अध्ययन करा जाता है, पीडोलॉजी यानी मिट्टी का अध्ययन, है ना। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी में अलगी शैवाल का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। अच्छा जो बच्चे, अच्छा कवक को भैया फंगी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बाद में कि कुत्ता, कोशिका को सेल कहते हैं अंग्रेजी वाले। तो साइटोलॉजी में सेल्स का जो है साइंटिफिक स्टडी होती है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि भाई निम्न में से कौन विद्युत के सुचालक नहीं है, कौन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो जिसे पुनः जो है ये रिसाइकल नहीं होता है ना, यानी जो सड़ता गलता नहीं है ना। तो ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक हो जाएगा इसके ऑप्शन के अनुसार। मरे हुए जीव जंतु तो भाई कैराकस बन जाता है, और इसे लास्ट में कौन प्रकृति को लौटाता है? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये अपघटक है, और जो फंगी है ये भी आपका अपघटक है। तो ये दोनों जो है किसी भी चीज को, है ना, मतलब अंत रूप देने में काम सहायता करते हैं, यानी कुतर कुतर के जो है उसे मिट्टी में मिला देते हैं, है ना। देखते होंगे कोई चीज मर उड़ जाता है, कुछ दिन के बाद जाओ वहां पे मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कौन किया है भाई? बैक्टीरिया और कवक किए, है ना। इसके अलावा फल की छिलका भी सरगल जाते हैं, ऊन भी सरगल जाते हैं, चमड़ा भी सरगल जाएगा, मरे हुए जीव जंतु की जो कैकस वगैरह वो भी सरगल जाएगा, है ना। तो ये सब बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक थर्मोस्टेट होता है, एक तापदृढ़ प्लास्टिक होता है। जो तापदृढ़ प्लास्टिक होता है वो बेकेलाइट वगैरह होते हैं, जैसे टीवी की कवर वगैरह आप देखे होंगे। घर में जो स्विच होते हैं उसके जो बटन होते हैं उसको फिर से आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप उसको जलाइए भी आकार में परिवर्तन नहीं होगा, जल जाएगा लेकिन वो परिवर्तित नहीं होगा, है ना। और जल के फिर जो है पूरा नहीं जलेगा, वो जलने के बाद भी रहेगा, है ना। तो ये जो है एक बार जिस शेप में ले लेता है फिर शेप नहीं बदलता, उसे जो है
ताप दृढ़ प्लास्टिक कहा जाता है, बेकेलाइट वगैरह, है ना। इसके अलावा यहाँ पे अजंता की गुफाओं में कौन सा जो है बौद्ध ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, तो अजंता की जो गुफा है इसमें बौद्ध ग्रंथ जातक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जातक में जो है बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है जो अजंता की गुफा में चित्रित किए गए हैं, डिपिक्ट किए गए हैं, ठीक है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये गुफाएं कहाँ पे हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अजंता की गुफाओं में जातक की चित्रकारी किस काल की है, ये कई दफा पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये गुप्त काल की है। लेकिन अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है इनकी संरक्षण किसको प्राप्त हुआ, तो भाई राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम को प्राप्त हुआ। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, है ना भाई। अजंता एलोरा ये जो गुफा है महाराष्ट्र के अंदर, इसको किसने संरक्षण दिया, तो राष्ट्रकूट शासक। लेकिन जो ये चित्रकारी है ये किस काल की है, तो बताइएगा गुप्त काल की है, राइट। और किसकी चित्रकारी है, जातक की। जातक क्या है, बौद्धों का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में क्या है, बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी जो है रिवर्थ वाला वो वर्णित है। बुद्ध की बौद्ध धर्म की और भी ग्रंथ होते हैं, त्रिपिटक होते हैं। इसके अंदर 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधम्म पिटक, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा दिसंबर 2022 तक भारत के महान्यवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणी है दादा। महान्यवादी आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं तथा ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या ये चुनाव में भाग ले सकता है, तो नहीं भाग लेता है भाई, वोटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठेगा, सुनेगा, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं ये, है ना। वर्तमान में मुख्य चुनाव कौन है भैया, राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके अलावा वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, है ना, ये कौन है, सुमन कुमार बेरी है। इसके अलावा नीति आयोग के जो सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो पीएम ही होते हैं। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है भैया, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। पंडित बालकृष्ण अय्यर का संबंध किससे है, तो ये तबला बजाते हैं पंडित बालकृष्ण अय्यर, है ना। सुखविंदर सिंह ये भी तबला बजाते हैं, सुक्खू नहीं भाई, वो जो गाना गाते हैं वो वाला सुखविंदर सिंह नहीं है, अलग सुखविंदर सिंह है। देखिए सुखविंदर सिंह में काफी कंफ्यूजन है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना उनको भी सुक्खू बोलते हैं, है ना, तो लोग को लगता है कि सुखविंदर सिंह वही होंगे, ऐसा नहीं है ना। जाकिर हुसैन ये भी तबला प्ले करते थे। शौकत हुसैन, है ना, खान, विजय घाटे, अल्लाह रखा फेमस, चंद्रनाथ शास्त्री, ये सभी के सभी तबला प्ले करते हैं। जिसमें जो जाकिर हुसैन साहब है ना, इनको 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है, 6 आदमी को मिला है, इसमें से एक जाकिर हुसैन साहब भी हैं। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, देखिए कल हमने बुक से पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया था, लेकिन इत्तेफाक से एक राइटर को मैं भूल गया, है ना, मैं एक राइटर को भूल गया। ये कौन है राइटर, तो ये है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी की किताब भी काफी एग्जाम में आ जाते हैं, है ना, तो मैं इनको भूल गया किसी कारण, बस ध्यान नहीं रहा। देखिए दोस्तों मैं एक टीचर के जैसा नहीं, एक स्टूडेंट के जैसा कि कहां कहां आपको परेशानी होता है इस हिसाब से पढ़ाने का काम करता हूं, है ना, कि क्या क्या चीज आपको एग्जाम में आता है, क्या क्या आ सकता है, मैं इसी पे फोकस करता हूं। और आप देखे होंगे कि इसको जो है फायदा आपको मिल रही है और आगे भी मिलेगी, है ना। तो कल मैं सबको जो है इकट्ठा करा कि कौन कौन से राइटर के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं पिछले 5-7 साल से, किस किस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब किताब पूछे जाते हैं। मैंने इनका भी नाम लिखा था लेकिन ये भूल गया, है ना, सलमान रश्दी को मैंने भूल गया। तो आज यहाँ पे देख लीजिए कुछ इनकी किताब। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है इस सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। द सैटनिक वर्सेज बहुत बार पूछा गया है, द सैटनिक वर्सेज, और एक पूछा जाता है आपका द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, और एक पूछा जाता है आपका मिडनाइट चिल्ड्रेन। इनके 3 पुस्तक तो बहुधा पूछे जाते हैं, तो आगे याद रखिए नहीं रखिए, उस बुक वाले वीडियो में इन तीनों प्रश्न, इन तीनों आंसर को भी जोड़ लीजिएगा, है ना। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी, द सैटनिक वर्सेज सलमान रश्दी, है ना। इसके अलावा द ग्राउंड बीनीथ हर फीट सलमान रश्दी। इसके अलावा विक्ट्री सिटी है, द गोल्डन हाउस है, ये भी सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है ना। इसके अलावा कौन सा वायुमंडलीय परत पृथ्वी के सबसे नजदीक में है, देखिए वायुमंडल की 5 लेयर है, ये आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले कौन, ये हमारा रहा भैया गोलू पृथ्वी, है ना। सबसे पहले है हमारा कौन, ट्रोपोस्फेयर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। अगर आपको पूछे कि इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, तो बताइएगा 16 से 18 किलोमीटर। कितना, 16 से 18 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है ना। तो ये बात भी कहीं कहीं 16 से 20 भी लिखा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी 16 से 18 लिखता है, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद में जो आपका आएगा स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, यानी समताप मंडल आएगा, समताप मंडल आएगा। समताप मंडल के बाद जो आएगा मध्य मंडल आएगा, यानी मीसोफेयर आएगा, है ना, मीसोफेयर आएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मध्य मंडल के बाद थर्मोस्फेयर आयन मंडल आएगा,
आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद में जो है दादा बहिर्मंडल आएगा, बहिर्मंडल आएगा। तो ये हमारा 5 लेयर है ना वायुमंडल के। अब वायुमंडल में बात आती है कि सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो 78% दादा सिर्फ नाइट्रोजन है और 21% हमारा ऑक्सीजन है ना। बाद बाकी 1% यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99% हो गया, 1% में अन्य सभी गैसेस हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओजोन का लेयर है ये कहाँ स्थित है भैया, तो ओजोन का लेयर जो है ये समताप मंडल में स्थित है। अब आप कहोगे कि कहाँ स्थित है ना, तो मान लीजिए ये है समताप मंडल की लेयर, तो यहीं पर ओजोन परत है ना, ओजोन परत तो इसी में समाया हुआ है ऐसे ही। तो ओजोन परत कोई अलग से परत नहीं है वायुमंडल के परत, ये समताप मंडल में ही समाया हुआ है। तो बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, बोलेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, ये बिल्कुल गलत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके अलावा आयन मंडल, बहिर्मंडल, और समताप मंडल के ऊपर ही बैठा है क्या, ओजोन लेयर, है ना। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या करता है भैया, अल्ट्रा वायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट पृथ्वी पे आने से रोकती है ना, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा दादा, है ना। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, मतलब ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा इस तीसरी नंबर पे आ जाती है मध्य मंडल, और इससे इंपॉर्टेंट जो है ये आयन मंडल। आयन मंडल, अच्छा समताप मंडल में एक चीज और ध्यान रखेंगे, समताप मंडल में जो है ये वायुयान वगैरह जो उड़ने का काम करता है, इसके लिए आदर्श स्थिति पैदा होता है समताप मंडल, टेम्परेचर लगभग सेम रहती है ना। इसके अलावा आयन मंडल जो है यहाँ पे क्या होती है, इस आयन मंडल में जो हमारा सिग्नल वगैरह को रिटर्न लाना है टकरा के, ये सब मैं यहीं से करता हूं, आयन मंडल से मैं नहीं करता हूं, करने वाले करते हैं, है ना। इसके अलावा बहिर्मंडल में, है ना, एक ही क्वेश्चन आता है कि इसमें किस गैस की प्रधानता होती है बहिर्मंडल में, तो आप कहोगे कि भाई ये जो है ब्रह्मांड के नजदीक हो जाएगा हमारे लिए, तो बहिर्मंडल, है ना, तो इसमें जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होगी, है ना, तो जैसे ब्रह्मांड में होती है। लेकिन ओवरऑल वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है, तो भाई नाइट्रोजन की होती है ना। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।